नमस्कार, मैं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं धन दनादन। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे मंदी की। पूरी दुनिया में इस वक्त इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या मंदी आने वाली है। अगर मंदी आएगी तो भारत पर इसका क्या असर होगा। सवाल तमाम हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण सर, जिस तरीके से मंदी की बात हो रही है, अगर मंदी आने की आशंका होती है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। और सबसे पहले आप ये बताइए कि मंदी आने की आशंका कितनी है। जी। देखिए, मंदी की जब हम बात कर रहे हैं तब हमें ये देखना होगा कि कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, कई ऐसे ऑथर्स हैं, कई ऐसे लेखक हैं, कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है, ये दावा किया है कि मंदी आ सकती है दुनिया में। और अगर ऐसा होता है तो वो मंदी कितनी बड़ी होगी। क्या ये अमेरिका के द ग्रेट डिप्रेशन जैसी मंदी होगी या 2010 जैसी मंदी होने वाली है। दोनों ही जो मंदियां थी, जब हम द ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं वो तो बहुत बड़ी मंदी थी। उसके बाद में 2010 वाला जो मामला था, जो रिसेशन का माहौल था, वो भी एक बहुत बड़ी मंदी कहा जाता है। लेकिन एक मैं कहूँगा एक छोटी मोटी मंदी हमने कोविड के दौरान भी देखी है। अब जो मंदी अगर आती है तो वो मंदी कितनी बड़ी मंदी होगी, एक तो देखने वाली बात ये होगी। दूसरी बात ये, क्या मंदी वाकई आएगी या ऐसा माना जाए इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। अगर अर्थव्यवस्था का जो पहिया है उसकी गति धीमी पड़ती है तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब शब्द कह देते हैं मंदी तो सत्यम वो एक पूरी तरीके से अलग बात होती है। ये बात सच है कि मंदी की आशंका व्यक्त की जा रही है। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है 2024 में वो 3.3% थी, 2025 में 3.2, 2026 में 3.1 हो जाएगी। यानी कि जो हम, जैसा मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन की स्थिति है वो यहां साफ तौर पर दिखाई हमें देती है। एक जब हम बात करते हैं डाउन साइड रिस्क की तो यहां पर उस चीज का बहुत ज्यादा उल्लेख किया गया है। बढ़ती अनिश्चितता के बारे में बात की गई है, बढ़ते व्यापार प्रश्नों के बारे में बात की गई है, वित्तीय स्थिरता की बात की गई है। IMF प्रमुख ने इस बात को कहा कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक अजीब अवस्था अभी भी यहां पर बनी हुई दिखाई देती है। उसके पीछे कई कारण भी हैं सत्यम। देखिए, सबसे पहली बात जो हम बार बार कहते हैं, पिछले एपिसोड में भी मैंने इस बात को कहा कि एक तो जो अभी तक जो जारी है रूस और यूक्रेन वाला युद्ध, वो एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। कोई भी जो युद्ध होता है वो अपने साथ तमाम तरीके की परेशानियों को लेकर आता है। दूसरा, हमने देखा इजराइल और हमास के बीच का युद्ध। तीसरा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन की स्थिति बनी थी। हमने देखा कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक जो स्थिति बन गई थी। अभी हाल फिलहाल में हम ऐसी कई स्थितियों को बनते हुए देख रहे हैं। हमने ट्रंप के टैरिफ वॉर को देखा, हमने चीन के पलटवार को देखा, हमने रूस का रुख को देखा, हमने यूरोपियन यूनियन को देखा। तो हम ये जो पूरी दुनिया में जो पूरी स्थितियां बन रही हैं, इनसे ये कहा जा सकता है कि मंदी की आशंका तो है, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन कहना इसे शायद ज्यादा ठीक रहेगा। अगर ये मंदी जैसी स्थिति बनती भी है तो 40, 50, 60% वाली होगी। ये 100% जैसी जो मंदी की स्थिति है सत्यम, शायद ये वो ना बने। अगर रही बात जी, आपने भारत को लेकर जो बात है कि अगर मंदी आती है तो भारत पर इसका क्या असर होगा और कितना प्रभावित करेगा। देखिए, रिपोर्ट जो हमें बताती है वो ये बता रही है कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.7 से लेकर 6.9% की वृद्धि दर भारत की है। दूसरी एक रिपोर्ट है जो इसको 6.3 से 6.8 कह रही है। लेकिन खास बात क्या है, खास जो चीजें होती हैं हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। दो ही तरीके हैं चीजों को नापने के, और वो तरीका यह है कि मांग कितनी है और सप्लाई कितनी है। तो जो मांग है, आंतरिक मांग जिसको कंजप्शन हम कहते हैं, वो पूरी तरीके से ठीक बनी हुई है। क्योंकि भारत में एक तो आबादी बहुत है, 140 करोड़ के आसपास की भारत की आबादी है। तो एक बड़ी वजह कि हम अब मंदी हमारे देश में शायद ना आए, उसकी वजह यह है कि हमारे देश में मांग बहुत है। अब रही बात सप्लाई की, अब हमें सप्लाई को देखना होगा कि सप्लाई है कि नहीं है। अगर सप्लाई नहीं होती है तो क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। अब दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि भारत में मंदी का माहौल शायद ना हो।
5-6 कारण मैं इस वीडियो में सत्यम गिनाने वाला हूं। पहली बात ये कि देखिए, सरकार ने कई तरीके के एक के बाद एक स्टेप उठाने शुरू कर दिए थे, काफी पहले से ही शुरू कर दिए थे, जिसमें स्वदेशी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई थी। इसका फायदा हमें कई ऐसी स्थिति में हमें ज्यादा पता चलेगा जब मंदी की स्थिति पूरी दुनिया को घेर रही होगी। हमने देखा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को, हमने देखा कि उसके बाद सेमी कंडक्टर को लेके भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन स्कीम चलाई जिसको पीएलआई स्कीम कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि रेयर अर्थ का जब हम बात करते हैं तो रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चीन की तरफ से रोक दी गई, खाद की सप्लाई रोक दी गई, स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स की सप्लाई रोक दी गई। तब भारत सरकार ने एक बार फिर से ये तय किया कि अब हम इनको अपने देश में बनाएंगे। मैंने देखा कि भारत सरकार ने एक के बाद एक तमाम देशों से अलग अलग तरीके के समझौते किए, एफटीए की बातचीत को आगे बढ़ाया। हमने ये भी देखा सत्यम इसके अंदर में कि भारत ने अब एक ऐसी स्थिति में भारत है कि अब हम ये चाहते हैं कि ये जो तमाम चीजें हैं, चाहे हम रेयर अर्थ की बात करें, चाहे हम स्पेशलाइज्ड फर्टिलाइजर्स की बात करें, चाहे हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें, चाहे हम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात करें, हम देखते हैं कि इतने तरीके के सरकार ने उपक्रम चलाए हैं ताकि जो मंदी है उसका प्रभाव देश के ऊपर कम से कम पड़े। पिछले दिनों जो जीएसटी को लेकर सरकार ने फैसला किया, उससे होगा क्या? उससे सत्यम मुझे जो लगता है वो ये होगा कि लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए पैसा ज्यादा होगा, और यदि पैसा ज्यादा होगा, लोग खर्च ज्यादा करेंगे, तो मंदी जैसी स्थितियों से निपटने में भारत को मदद मिलती है, या कहें कि मंदी का असर भारत के ऊपर नहीं होता है। तीसरी चीज जो है, जो भारत सरकार की कहें कि डायरेक्ट ट्रांसफर जो स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है, उसमें क्या होता है कि भारत की जो सरकार है या अलग अलग सरकारें हैं, जो राज्यों की सरकारें हैं, वो राज्यों की सरकारें सीधे जो महिलाएं हैं या वो वर्ग है जिसको वो पैसा पहुंचाना चाहते हैं, डायरेक्ट के माध्यम से उनके अकाउंट में वो पैसा पहुंचाया जाता है। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो लोग उस पैसे को यकीनन मार्केट में खर्च करते हैं, और यदि वो खर्च का सिलसिला बना रहता है तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो तेजी से घूमता रहता है। एक चीज आप ये देखेंगे, जो किसान सम्मान निधि की आप बात करें या आप किसी और तरीके की जो अलग अलग जो राज्यों की महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही हैं, जिसको हम कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियां, जिसको हम कहते हैं कि इस तरीके की योजनाओं से सरकार के ऊपर भार पड़ता है। हाँ, ये बात ठीक है, भार पड़ता है, इसको मैं कतई गलत नहीं कहूंगा कि भार नहीं पड़ता है, भारत पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो एक ऐसी स्थिति जरूर बनती है कि मंदी जैसी जब हम बात करते हैं जो चीजें, उसके वक्त यही पैसा मंदी को हावी होने से रोकता है। एक और बात मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत की हम बात करते हैं तो भारत ने रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस और बॉन्ड बेचने की जो तैयारियां हैं वो करके रखी हुई हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि लोन सस्ता करने के लिए जो नीतिगत दरें होती हैं, जो सीआरआर होती हैं, एसएलआर होती हैं, उसके अंदर में बदलाव किया जा सकता है अगर कोई ऐसी जरूरत होती है। तो जब हम ये देखते हैं कि जैसे पीएलआई स्कीम की मैं बात कर रहा था, तो यहां पीएलआई स्कीम का बहुत साफ तौर पर उल्लेख है। सरकार ने पीएलआई स्कीम जैसी योजनाएं लागू की हैं ताकि विनिर्माण और निर्यात उन्मुख सेक्टर्स में निवेश को बढ़ाया जा सके। एक चीज और सत्यम यहां मैं बताना चाहूंगा कि बहुत वक्त से हम एक चीज के बारे में सुन रहे थे, चाइना प्लस वन की एक स्कीम है। उसमें क्या होता है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो चाइना में तो अपना सामान बनवाती ही हैं, साथ में वो एक देश और भी देखती हैं जहां पे वो अपना सामान बनवाएं और चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करें। तो जब हम बात चाइना से कंपैरिजन की करते हैं तो केवल और केवल एक ही देश हमारी नजरों के सामने आता है, और वो है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। क्योंकि यहां पर आप देखें, यहां मैन पावर की कोई कमी नहीं है, यहां पर हम देखें हमारे यहाँ लैंड की कोई कमी नहीं है, हम यहां पर देखते हैं सरकारी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो चाइना प्लस वन की जो पूरी दुनिया के लिए एक जो कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी इस वक्त बात उसको लेकर चल रही है। तो भारत में कंपनियों का आना भी शुरू हो गया है। आप देखिए कि एप्पल के जो फोन्स हैं वो भारत के अंदर बन रहे हैं। तो यानी कि जो नीतिगत बदलाव हैं
वो उनका हमें फायदा होता हुआ यहाँ हमारे देश को दिखाई देता है। हम यहाँ देखते हैं कि जीएसटी को लेकर जो संशोधन किया गया, दरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया, आगे शायद सरकार अगर कभी ऐसी स्थिति देखे तो और भी कुछ आगे उसमें कर सकती है। जब इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सरकार ने कौशल विकास के लिए, एसएमई के लिए जो सहायताएं दी हैं वो वाकई जरूरी थी। एमएसएमई को लेकर जो सरकार कदम उठा रही है वो मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया कदम है। इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि सरकार और आरबीआई मिलकर वैश्विक मंदी, निर्यात के दबाव, वैश्विक ब्याज दर, इन तमाम चीजों से निपटने की सरकार कोशिश कर रही है। इसके अलावा गोल्ड में जो हो रहा है सत्यम, वो भी एक बड़ी चीज है। मैं इसी पर सवाल करने वाला था। पिछले दिनों आपने बताया था कि केंद्रीय बैंक सोना जमा कर रहे हैं और इसको लेकर आशंका भी यही थी कि क्या मंदी की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं? जी देखिए, जो सोना जमा करने की सत्यम बात थी, ये बात ठीक है कि पूरी दुनिया के जो केंद्रीय बैंक हैं वो इस वक्त गोल्ड को अपने पास रखना चाह रहे हैं, अपना स्टॉक बढ़ा रहे हैं। भारत का जो आरबीआई है वो भी ऐसा ही कर रहा है यकीनन, और गोल्ड को बढ़ा रहा है। तो जब गोल्ड हमारे पास ज्यादा होता है तब हेजिंग में हमें फायदा होता है। अगर कभी मंदी जैसी कोई परिस्थिति भगवान न करे आए, तब हमें फायदा ये होता है कि हमारे पास चूंकि गोल्ड का एक बड़ा भंडार है, तो ऐसी स्थिति में ये भंडार फायदेमंद साबित होता है। फिर भी आप इस चीज को इस तरह भी समझे, सरकार के पास जितना गोल्ड है वो तो है ही। हमारे देश के अंदर मंदिरों में, महिलाओं के पास, घरेलू इस्तेमाल में ये तमाम जो गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है, अगर कभी ऐसी स्थिति पड़ती है तो यकीनन इसका फायदा लोग उठाते हैं, सरकारें उठाती हैं। और मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गोल्ड एक बहुत बड़ा हथियार होता है। तो ये बात पूरी तरीके से ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ इसीलिए ये जमा किया जा रहा है ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि जब 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 दुनिया में अनिश्चितता की स्थितियां बनती हैं तब तब गोल्ड के तरफ लोगों का जो आकर्षण है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है सत्यम कि जब युद्ध की परिस्थिति हो, आप घर छोड़ के भाग जाते हैं, आप गोल्ड छोड़ के नहीं भागते हैं। हाँ। गोल्ड आप अपने साथ लेके जाते हैं। आप भारत की जमीन को अमेरिका में नहीं बेच सकते, भारत की जमीन को आप यूरोप में नहीं बेच सकते, लेकिन भारत के गोल्ड को आप अमेरिका में भी बेच सकते हैं, यूरोप में भी बेच सकते हैं और जापान में भी बेच सकते हैं, क्योंकि गोल्ड एक यूनिवर्सल मैं कहूं कि एक कहें करेंसी है, और उसका कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं भी उसे बेचा जा सकता है, कहीं भी उसके बदले कुछ भी लिया जा सकता है। तो जिस तरीके से आपने समझाया कि सोना क्यों जमा कर रहे हैं बैंक, आपको समझ में आया होगा। अब हम मंदी से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारियां होनी चाहिए, या भारत किस लेवल पर तैयार हो कि मंदी अगर आए भी तो निपटा जा सके? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भारत ने बैंकिंग सेक्टर में इसके अलावा जो तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो भारत की तैयारियां हैं, बहुत बहुत विस्तृत हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में पहले तो मंदी आने का खतरा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता भी है तो भारत में उसका बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने पहले भी देखा, ये हमने 2010 वाले रिसेशन में भी देखा, ये हमने कोविड के टाइम पे भी देखा। ये जरूर है कि असर तो पड़ता है, लेकिन वो इतना नहीं पड़ता जितना अमेरिका जैसे देशों पर पड़ता है या जितना दुनिया के अन्य विकसित देशों पर पड़ता है। एक बात ये कि हमारे यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो सर्विस देने वाली अर्थव्यवस्था है। हम दूसरे देशों में सर्विस मुहैया कराते हैं, हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हैं। इसके अलावा हमारे पास में देखिए जो नौकरियां हैं वो अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। हमारे पास में एक इतनी बड़ी जो मैन पावर है वो अलग अलग तरीके के काम धंधों में लगी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर में हमारे लोग अलग अलग जगहों पर हैं, वो काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात सच है, स्टार्टअप्स की अभी भी मैं कहूँगा कि कुछ कमी है, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने जो सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और एमएसएमई वगैरह जितने भी हैं उनके लिए सरकार ने एक नई से नई योजनाएं चालू की हैं। थोड़े वक्त पहले विश्वकर्मा सरकार ने जो योजना चालू की थी, छोटे लोन लोगों को दिए जाएं, लोगों से ये कहा जाए उन छोटे लोन की मार्फत कि आप कुछ सोचो। जब मैं कहूंगा लोग इसको बड़ा नेगेटिव सोचते हैं जब ये बात होती है चाय की दुकान खोल लो या पकौड़ा
तल लो, तो उसको बड़ा नेगेटिव अमूमन सोचा जाता है। कोई भी जो योजना होती है या कोई भी स्वरोजगार जो होता है वो यकीनन एक फायदे का सौदा होता ही है। सरकार के जो प्लान्स हैं उसमें ये जरूर है कि आपको कुशल बनाया जाए, आपको कौशल दिया जाए, आप अपना कोई उद्यम विकसित कर सकें। और बहुत बेहतर हो कि अगर आप कोई ऐसी नायाब चीज निकाल के लेके आए, कोई ऐसा आइडिया हो आपके स्टार्टअप का जो विदेशों में भी उतना ही अनुकरणीय हो, लोग कारगर हो। बिल्कुल। तो अब जैसे देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अचार बनाते हैं, जेली बनाते हैं या वगैरह वगैरह। अब कहने को ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर हम डेटा निकालेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि इन चीजों की विदेशों में ठीक ठाक मांग है, सप्लाई है। आप और भी चीजों को देखिए, आप ज्वेलरी के मार्केट को देखिए, आप जेम्स के मार्केट को देखिए, आप कपड़ों के मार्केट को देखिए। ट्रंप के टैरिफ के बाद जब बांग्लादेश में कपड़ों के मार्केट पे मैं कहूं ठप होने के कगार पे वो आ गए हैं, तब क्या हम उस उद्योग को भारत में विकसित कर सकते हैं? क्या हम दुनिया के लिए कपड़ा निर्यात करने वाले हम देश बन सकते हैं? हमें ऐसी चीजों पे सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सत्यम। तो जिस तरीके से सर ने बताया कि भारत की तैयारियां क्या होनी चाहिए थी, अब संस्थाओं और विशेषज्ञों ने मंदी को लेकर क्या कहा है, क्योंकि अनुमान बहुत लगाए जाते हैं, संस्थाएं भी अपना अनुमान लगाती हैं और विशेषज्ञ भी अपनी राय रखते हैं। तो मंदी की आशंका को लेकर संस्थाओं और विशेषज्ञों की राय क्या है? जी, तो देखिए कई ऐसी चीजें हैं जो संस्थाएं हैं, जैसे मैंने बताया IMF का मैंने आपको बयान बताया था। इसके अलावा भी रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था कि मंदी आ सकती है। आप देखिए विश्व बैंक जैसे जो संगठन हैं उन्होंने भी इस बात को कहा था कि मंदी की आशंका तो है। JP मॉर्गन जैसी बड़ी जो निवेश कंपनियां हैं उन्होंने भी दुनिया में मंदी की चेतावनी दी है। इसके अलावा जब मैं बात कर रहा हूं तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत को लेकर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है खास तौर पर। JP मॉर्गन वाली जो बात है उसको हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था, हमने विश्व बैंक के बारे में भी बताया था, IMF के बारे में भी बताया था। मोटे तौर पर यही जो संस्थाएं हैं उन्होंने इस बात को कहा। कुछ एक पत्रकार, ऑथर, इन लोगों ने भी इस बात को कहा कि मंदी की आशंका है, लेकिन ये दावा कर देना एक पूरी तरीके से अलग बात हो जाती है। भारत के ऊपर अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा गया है सत्यम। तो ये रही मंदी की बात। अब चलते चलते सर एक सवाल आपसे भी कि अगर हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, फिल्मों में अगर इंटरेस्ट रखते हों तो मंदी को लेकर ऐसी कौन सी फिल्में या डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए जी? अगर आप राय दें और दर्शक उस पर जाकर देखें और समझने की कोशिश करें। देखिए 2010 में एक बड़ी प्रसिद्ध मूवी आई थी, फंस गए रे ओबामा। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक कारोबारी जिसकी नौकरी चली जाती है, एक शख्स जिसकी नौकरी चली जाती है जो अमेरिका में रहता है और वो भारत लौट के आता है नौकरी जाने के बाद, और उसको अमीर समझकर किडनैप कर लिया जाता है। वो एक बड़ी प्रसिद्ध मूवी थी जो रिसेशन के बारे में बताती है। हॉलीवुड को देखें तो वहाँ पर एक द बिग शॉर्ट करके 2015 में एक मूवी आई थी। इस मूवी में ज़रूर दिखाया गया था कि किस तरीके से जो अमेरिका का हाउसिंग बबल है उसमें वो ब्रस्ट हुआ और जो लोन का वहाँ जंजाल है उसको बहुत अच्छे से ये मूवी उजागर करती है। इनसाइड जॉब 2010 की एक मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है। 2008 में जो अमेरिका में बड़ा वित्तीय संकट आया उसके पीछे की जो तमाम वजहें हैं उसको ये मूवी बताती है। 99 होम्स 2014 में आई थी ये मूवी, अमेरिका के फ्लोरिडा पे बेस्ड ये मूवी थी और ये बता रही थी किस तरीके से जो हाउसिंग संकट अमेरिका में पैदा हुआ उसको लेकर बता रही थी। नौकरी का जाना और घर का चला जाना, एक तो नौकरी गई, ऊपर से घर भी गया, ऊपर से जब रिश्ते भी दरक जाएं तो फिर क्या हो, ये मूवी हमें दिखाती है। टू बिग टू फेल 2011 में ये एक डॉक्यूमेंट्री आई थी और 2008 में जो अमेरिका का बैंकिंग क्राइसिस हुआ था उसको यहाँ पर दिखाया गया था। 2011 में द मार्जिन कॉल एक मूवी आई थी, उसमें यहाँ पर दिखाया गया था। ये तमाम मंदी को लेकर मूवीज़ हैं, इनमें से कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह पर भी उपलब्ध हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर देखिएगा। मंदी को समझने के लिए, मंदी के जो कारण हैं, मंदी के जो असर हैं, उनको देखने समझने के लिए आप इन मूवीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत में मंदी का असर होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप बताइए और
धन दनादन लगातार देखते रहिए और हम लोग डेली हम उस सर के साथ अलग अलग विषयों पे धन दनादन में आपके लिए नए नए एपिसोड लेकर आते रहेंगे। बने रहें अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।